नमस्कार। मैं प्रोफेसर जीएल पुणतांबेकर डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश में कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज इस विशेष वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम स्कूल लेवल से लेकर और हायर एजुकेशन तक जो कुछ स्टूडेंट्स की समस्याएं देखते हैं उन समस्याओं पर मैं कुछ अपने बच्चों से इस YouTube के माध्यम से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। उस बोर्ड के एग्ज़ाम में और बाकी सारे करियर बनाते समय, चाहे कॉमर्स का कोई भी करियर हो, उस समय बच्चे सब स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस रहता है बर्डन का, परफॉर्मेंस का, और जो विषय से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज और टॉपिक होते हैं उनको मेमोरी में रखने का, अंडरस्टैंडिंग का, और उस कारण से जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस का जो रीज़न है वो रीज़न मैंने अपने पिछले 35 वर्षों की जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से और अपने विषय के विभिन्न, खासकर के अकाउंटेंसी के विषय को पढ़ाते समय जो बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं और जिस तरीके से टीचिंग लर्निंग होना चाहिए उसका मैंने जो सार निकाला है उस सार को आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इसका पर्पज़ ये है कि जो छात्र कॉमर्स या कोई सी भी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में आते हैं, उनको जो दिक्कत होती है, और ऐसा लगता है या सभी लोगों का आजकल ये मानना है कि डिग्रियां मिल जाती हैं, फर्स्ट क्लास की डिग्री मिल जाती है, इन सब के बावजूद भी वो स्किल डेवलप नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ डेवलप नहीं होती विषय के बारे में जो आज इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर में रिक्वायर्ड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आ गई है और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्किल एनहांसमेंट को पर जोर दिया गया है। तो जिस स्किल एनहांसमेंट को जोर देने के लिए जो बेसिक चीज़ हैं, मैंने इसके प्रयोग अपने टीचिंग में शुरू किए, और मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, चाहे वो 11th 12th के हों और चाहे वो किसी भी विषय को हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले हों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी एनालिसिस के हिसाब से टीचिंग के में आजकल विषय को पढ़ाते समय, विषय के कंटेंट को डिलीवर करते समय जिस बात पर ध्यान होना चाहिए वो बात है कि हैबिट बदलना। स्टूडेंट्स की हैबिट बदलने की ज़रूरत है। आज का समय ऐसा है कि स्टूडेंट्स सब शार्प हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और उनके पास इतने एवेन्यूज़ हैं, रिसोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। तो अब इन सब के इस फ्लड में, इंफॉर्मेशन के इस फ्लड में, उनकी जो हैबिट होना चाहिए वो हैबिट होना चाहिए कि विषय को, मुद्दे को समझने की और उसका मूल स्रोत और पर्पस जानने की। आप कहेंगे इसमें क्या ऐसी बात है जिसके लिए ये स्पेशल वीडियो ज़रूरी है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन जो ये है कि हमारी सारी एजुकेशन सिस्टम में लोअर से लेके हायर एजुकेशन तक वो प्रोसेस ओरिएंटेड ज़्यादा है, होना चाहिए नॉलेज ओरिएंटेड। इसको मैं अगर स्पष्ट करना चाहूँ तो ये है कि हमारा स्ट्रेस हमेशा ये होता है कि ये ऐसे कर देंगे, इसको ऐसा लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। अगर कॉमर्स की भाषा में कहूँ तो यदि हम उनको फाइनल अकाउंट पढ़ा रहे हैं तो हम ये बताते हैं उनको कि इसको डेबिट साइड लिखते हैं, इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है सारा स्ट्रेस उसका होता है प्रोसेस पर, जबकि प्रोसेस की जगह उसे वो चीज़ दी जानी चाहिए जो उसे नॉलेज दे
और नॉलेज किस तरह का? नॉलेज का मतलब यह है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में बढ़े और ज़रूरत पड़ने पर एडिशन अल्ट्रेशन करने की उसके पास पावर आए। एडिशन अल्ट्रेशन करने की मतलब समय के हिसाब से जैसे जैसे चीज़ें बदलती जाती हैं वे उसके साथ जुड़ती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सिलेबस में वो जुड़ती नहीं। जब भी सिलेबस में रिफॉर्म होता है और अभी फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रिफॉर्म होगा तो हम सारी नई चीज़ें उसमें भर देते हैं, पर हम ये नहीं करते कि स्टूडेंट्स को उसकी समझ बढ़ने के साथ वो खुद दौड़ने लगे। हम उसको कोचिंग में, क्लासेस में होमवर्क कराते हैं। होमवर्क कराने के साथ साथ हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराते हैं। जब उससे वो प्रॉब्लम नहीं बनती तो हम उसको उसकी गलती बताते हैं, वो गलती को ठीक कर लेता है, आगे फिर गलती करता है। ये क्रम चलता रहता है और इसका सॉल्यूशन है। हम सोचते हैं कि अगर वो सॉल्यूशन उसका ये है, अगर मैं केवल कॉमर्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के लिए है ये वीडियो, इसलिए कॉमर्स के और मैं बेस बनाऊंगा एक बहुत कॉमन चीज़ से कि जब भी कभी हम डेफिनेशन बताते हैं तो डेफिनेशन की भी डेफिनेशन बताना ज़रूरी है। ये डेफिनेशन का मतलब होता है डेफिनेशन डिसाइड्स द बाउंड्रीज, बाउंड्री तय करती है। अब देखिए, अगर स्टूडेंट को ये बताया जाए कि अकाउंटेंसी की जो डेफिनेशन है पूरी, वो डेफिनेशन ही उसकी बाउंड्री है। जीवन में जो भी अकाउंटेंसी पढ़ोगे वो उस बाउंड्री के बाहर बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरी बात कि ये जो पूरी अकाउंटेंसी है वो कंसेप्ट, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स पर डिपेंड है। ये भी कोई नई बात नहीं है कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए। अब हमें क्या करना है? करना ये है कि स्टूडेंट्स को ये हैबिट चेंज करना है। मैंने आपसे पहले कहा कि हैबिट बदलने की ज़रूरत है। हैबिट बदल ली तो स्टूडेंट्स अपने आप कर लेंगे और फिर उनको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो फिर नॉलेज ओरिएंटेड होगा, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होगा। तो उसको करना क्या है कि हम ये बताएं कि जब ये सारा अकाउंटेंसी डेफिनेशन के बाउंड्री में फिट है और वो कंसेप्ट, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स पर ही डिपेंड है, तब हम उसको ये बताएं कि हर अगला स्टेप, हर अगली प्रोसेस कहीं ना कहीं यहाँ कनेक्टेड है और उसकी वेरिफिकेशन हम करते जाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल अभी कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे चैप्टर्स का कुछ जिस्ट। इसका मेरा पर्पज़ ये है कि टीचर को केवल थोड़ी सी जिस्ट की बात बताना चाहिए और स्टूडेंट्स को ये कहना चाहिए कि अब आप केवल प्रैक्टिस में इसको वेरीफाई करिए और अगर मिसमैच मिलता है तो क्वेश्चन पूछिए। किसी बात को मानने के पहले कन्विंस हैं कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। पहले डेफिनेशन और कंसेप्ट, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल से आपका बेस है, इसके बाद सब कुछ उसका वेरिफिकेशन है। अब उस वेरिफिकेशन करते समय स्टूडेंट्स कन्विंस हो रहा है कि नहीं, इस बात पर हम जोर दें और स्टूडेंट भी इस बात पर जोर दें। और कन्विंस जब नहीं, कन्विंस इसलिए नहीं होना है कि टीचर ने कहा है, कन्विंस इसलिए नहीं होना है कि किताब में लिखा है, कन्विंस इसलिए नहीं होना है कि एग्जाम्पल में दिया है, कन्विंस इसलिए भी नहीं होना है कि हमारे कोचिंग वाले सर ने कहा है। कन्विंस इसलिए होना है कि इट इज़ रिलेटेड विद द कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल एंड इट इज़ अंडर द बाउंड्री ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ये आदत भर डालिए। अब इस आदत से क्या होगा? दूसरी चीज, आदत डालने से, अभी ये कहने के लिए जितना आसान है, मैं क्यों इसको वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं,
35 वर्षों के अपने शिक्षण काल में मैंने ये बात रोज अपने क्लासरूम में बहुत कोशिश करता हूँ, पर कुछ लोगों को जिनको ये बात क्लिक कर जाती है, उनको वो दोबारा मेरे पास भी नहीं आते, किसी कोचिंग में भी नहीं जाते। मेरे पास ऐसे कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिनका एक बार में सीए पास कर गए। मैंने केवल उनको ये बताया, उन्होंने इस केवल बात को पकड़ लिया और इसके बाद जब इसका वेरिफिकेशन उन्होंने चालू किया तो उनकी काम आसान हो गया, हैबिट चेंज हो गई, गलतियां होना कम हो गई और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सीए है, बाकी चीज़ों में वो आगे निकलने लगे और कॉमर्स की समझ बढ़ी। और इसके बाद मैं उनको आगे और जोड़ता हूं कि इसके बाद करंट से उसको मैच भी करते रहो कि वो करंट से मिल रही है कि नहीं। और ये आदत पड़ने पर तो वो स्टूडेंट जॉब मार्केट में भी वैल्यूएबल है और सभी जगह सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसे करंट से भी जुड़ना है। फिर मिसमैच और दिखेगा कि जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं उसके साथ कोई मिसमैच है क्या, और अगर मिसमैच है या हमें लग रहा है मिसमैच, तो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए जो वो कुछ पढ़ेगा वो उसे सुविधा देगा, वो उसे क्लैरिटी बढ़ाएगा। मैं तो अपने यहाँ एक काम और करता हूँ कि जब ये काम स्टूडेंट करना चालू कर दे, शुरुआत में केवल ये करे कि भक्ति से शुरू करे कि हाँ भाई कहा है इसलिए करना है, पर फिर धीरे धीरे आदत पड़ेगी तो फिर क्या होगा, फिर वो क्वेश्चन उसके सामने बहुत से आएंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सुविधा देता हूँ कि क्वेश्चन आपके पास कभी भी आए, आप तत्काल पूछिए, कैसा भी क्वेश्चन हो। आप क्वेश्चन के बारे में मत सोचिए कि ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते ही नहीं, या तो बचपन से उन्हें क्लासरूम में ये आदत डाल दी जाती है कि चुपचाप बैठो, डिसिप्लिन में बैठो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान दो। हमने जब पहले बताया था तब कहाँ थे, ध्यान क्यों नहीं देते, घर से पढ़ के आओ। तो ऐसे जब टीचर पब्लिकली अपनी क्लास में स्टूडेंट के क्वेश्चंस को इस तरीके से जवाब देते हैं तो स्टूडेंट की क्वेश्चन पूछने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे इतनी खराब हो जाती है कि फिर मैं कितनी भी कोशिश करूं कि भाई क्वेश्चन पूछिए, कैसे भी पूछिए, तब भी बच्चे की हिम्मत नहीं होती पूछने की। उसे हमेशा ये डर बना रहता है कि क्वेश्चन सही पूछूं कि नहीं पूछूं। मैं तो ये भी सुविधा देता हूं कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, आंसर गलत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी है तो वो कैसी भी हो सकती है। गलत सलत होगी तो हम उसको ठीक लाइन पर ले आएंगे और कोशिश करेंगे, तब वो क्लैरिटी बढ़ाता है। क्यों आज सब कुछ पढ़ने के बाद और अच्छे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के पास भी बेसिक चीज़ों की क्लैरिटी नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया है। उनकी जो मार्क्स हैं वो मेमोरी पे आधारित ज़्यादा है, मेमोरी बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड कम है, क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर पाते। और कभी कभी अगर जिस बच्चे में ये आदत पड़ गई तो सबसे बड़ा जो दूसरा फायदा है वो ये है कि आज जो स्टडी करना, पढ़ना लिखना जो स्ट्रेस का काम है, बर्डन का काम है, वो प्लेजर का काम बनेगा, आनंद का काम बनेगा। क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसमें हमें आनंद आता है, अच्छी लगती है तो वो जल्दी समझ में आ जाती है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आज बरसों पहले देखी हुई शोले फिल्म, उसका डायलॉग हमें आज तक याद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि शोले फिल्म देखते समय हमने बड़ा कंसंट्रेट होकर उसको देखा था। तो वो मज़ा पढ़ने में भी आना चाहिए। तो पढ़ने में क्यों नहीं आता? क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उनको मेमोरी में रख लेते हैं। और मेमोरी भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो भूलती है। भगवान ने मेमोरी सोच समझ के बनाई, क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं डाला होता भूलने का तो क्या होता, अगर कोई हमको डांट देता तो हमें वो जीवन भर याद रहता। जिसको याद रह जाता है उसको साइकेट्रिक के पास ले जाना पड़ता है। इसलिए भूलने का सिस्टम तो भगवान ने बहुत डाला, सही डाला, पर ये भी सिस्टम डाला है कि अगर किसी बात को समझकर
और कन्विंसिंग वे में एक बार आत्मसात कर लें, तो फिर हमारी ये जो भगवान की बनाई हुई चिप है मस्तिष्क की, दिमाग की, इस चिप में कभी नहीं जाती वो चीज़। और मैंने ये बात अपनी टीचिंग में, इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब मैंने अपनी टीचिंग शुरुआत की तो मैं भी उसी सिस्टम से पढ़ा था जो भूलने वाला सिस्टम है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ सेकंड ईयर में भूल गए, सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ फाइनल ईयर में भूल गए, फाइनल बार एमकॉम में भूल गए। अभी मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा किसी सेमिनार में कि साहब क्या है नौकरियां नहीं मिलती, तो मैंने उससे यही पूछा कि आपकी एजुकेशन सिस्टम 1 साल का अगली साल भूलने वाली है, और अगर आप पीजी करके पूरी एजुकेशन लेने के 1-2 साल बेरोजगार रहे तो बाकी पूरा ही भूल गए। तो इस भूलने के लिए आपको नौकरी क्यों मिलना चाहिए? मिलने की नौकरी तो नॉलेज के लिए ना। तो इसको एनालाइज इसलिए किया कि भूला इसलिए नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की, भूला इसलिए नहीं है कि वो कोई बेईमानी से डिग्री हासिल की है, भूला वो इसलिए है कि उसने सिस्टम को जो है गलत तरीके से प्रोसेस किया है। उसका सारा ध्यान प्रोसेस पर है। अगर उसका ध्यान पढ़ने, उसके समझने पर होता और बिना समझे, बिना कन्विंस हुए कोई चीज़ नहीं मानता, तो ऐसा होता ही नहीं। धीरे धीरे इतनी क्लैरिटी आती जाती है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देके अगर मैं बताऊं तो सिंपल सी बात यह है कि हम जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो सारा स्ट्रेस क्या होता है? बैलेंस शीट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए बैलेंस शीट के दोनों। अब अगर वो गलत करके भी बाई चांस मिल गई तो क्या सही होगी? नहीं। तो मिलना चाहिए तो क्यों मिलती है? रीज़न मालूम होना चाहिए, या कहाँ पर क्या लिखते हैं ये मालूम होना चाहिए। एडजस्टमेंट करते हैं तो एडजस्टमेंट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ये एडजस्टमेंट कर लिया, ये वाला एडजस्टमेंट मालूम है, इसको डेबिट करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हैं, इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं। हम ऐसा करके प्रोसेस पर कंसंट्रेट करते हैं। इसलिए कॉमन आंसर है, मान लीजिए किसी बच्चे को ऐसा कोई एडजस्टमेंट पूछा जाए फाइनल अकाउंट बनाते समय कि भाई ये एडजस्टमेंट बताओ, वो देख के कहेगा ऐसा एडजस्टमेंट मैंने कभी नहीं किया। एक ऐसे ही जवाब से मुझे ये बात सूझी कि जो कुछ हमने पहले कर लिया है, अगर उसी का रिपीटिशन एजुकेशन है तो फिर क्या फ़ायदा? क्योंकि सामने आने वाले जो चैलेंजेस होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, वो जैसी किताब में लिखे हैं वैसे ही नहीं होंगे। तब फिर हम किसी काम के नहीं, हम उसी काम के लिए एजुकेटेड कहलाएंगे जो काम पहले हो चुका है, यानी पहले कर चुके। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे लगा कि बच्चों को ये मालूम होने की जगह कि इस एडजस्टमेंट को इस साथ जोड़ते हैं, इस एडजस्टमेंट को यहाँ लिखते हैं, ये प्रोसेस मालूम होने के लिए की जगह ये मालूम होना चाहिए कि एडजस्टमेंट करते क्यों हैं और एडजस्टमेंट करते कैसे हैं। तो फिर क्या होगा? फिर कोई भी नई प्रॉब्लम सामने आएगी तो उस नई प्रॉब्लम के लिए केवल इसी बात से वो सॉल्व होगी, भले ही आपने उसको पहले कभी ना किया हो। अगर हम पुरानी एजुकेशन सिस्टम को देखें तो जिसमें क्या स्ट्रांग बात थी? स्ट्रांग बात यह है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आप आने वाली समस्याओं को अपने उस एजुकेशन के बेस पर फेस कर सकते हैं। नया एडजस्टमेंट आए, नई प्रोसेस आए, आपके पास प्रिंसिपल क्या है कि हम जिस लाइन पर जिस प्रिंसिपल और कंसेप्ट और कन्वेंशन को फॉलो करके अकाउंटेंसी के पूरे प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, उसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए कि ये क्यों होता है। जैसे मैं कॉमर्स के फिर उदाहरण देके बताऊं आपको, अगर मैं पूछूं कि भाई कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस
की एंट्री क्या होगी, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की एंट्री क्या होगी, तो स्टूडेंट तत्काल बता देगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर मैं जब उससे ये पूछता हूं कि क्यों भाई, जर्नल एंट्री के रूल क्या हैं, और अगर वो सोल ट्रेडर है और पूंजी उसी ने लगाई है, तो फिर क्रेडिट द गिवर क्यों नहीं होता, तब उस लड़के के पास कोई आंसर नहीं होता। उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं उसे उस कंसेप्ट पे ले जाता हूं कि भाई ये कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। हमें उस कंसेप्ट को क्यों माना कि हम व्यक्ति को व्यापार से अलग रखेंगे। फिर कंसेप्ट ये बना क्यों, ये भी महत्वपूर्ण है नहीं, व्यक्ति वही है, अगर सोल ट्रेडर है तो वही व्यक्ति है, उसी ने अपने पैसे लगाए हैं और उसी ने व्यापार प्रारंभ किया है, पर इस एक एंट्री के लिए हमने वो कंसेप्ट बनाया। तो हमें सोचना क्या चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस कैसे शुरू होती है कि कोई कंसेप्ट बना क्यों। तो दुनिया में विचार जब आते हैं तो विचारों के आने का परंपरा चलती रहती है, दिन भर में हमारे दिमाग में सैकड़ों विचार आते हैं, वे कंसेप्ट नहीं बनते। जब उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है, उनकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, तो वो कंसेप्ट में कन्वर्ट होते हैं। और तब तो ये कंसेप्ट जो बना कि इसको सेपरेट रखना है, और अगर हमने भी पूंजी लगाई है तो उसको भी हम कैपिटल लिखेंगे, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। जो जर्नल एंट्री के बाकी रूल हैं उसके हिसाब से क्रेडिट द गिवर नहीं करेंगे। इस एक एंट्री में ये मानने का पर्पस क्या है, पर्पस अच्छा है, हम मान रहे हैं, है नहीं, मान क्यों रहे हैं, क्योंकि मानने का कोई फायदा होगा। यहां से बच्चे का अगर सोचना चालू करेंगे, ये क्या है, ये एग्जाम्पल हैं कि हम रीजन तक जाएं, हम कंसेप्ट के बनने की प्रोसेस भी समझें। जब हम प्रक्रिया अपनाएं, जब हम डेबिट क्रेडिट लिखें या कुछ करें, या जो भी प्रोसेस हम किसी भी चैप्टर का, ये तो एक एग्जाम्पल है, किसी भी चैप्टर का, किसी भी विषय का जब हम एक्सप्लेनेशन करें, जब हम कंसेप्ट पुराने देखें, तो हम उसका लॉजिक समझें। और वो बना क्यों होगा, तो देखिए, इस सेपरेट एंटिटी पैसे हम ही ने मिलाए हैं, पर हम उसको लायबिलिटी मानते हैं। क्यों मानते हैं लायबिलिटी, हमारा ही पैसा है ना। मानने से क्या होगा, मानने से ये होगा कि हम उसे बचाने के लिए प्रयास करेंगे मानने का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेप्ट सब कुछ ठीक कर देता है। तो सोचिए कि कंसेप्ट के हिसाब से बिहेवियर भी चाहिए। जो व्यापार डूब गए, जिनकी पूंजी भी गई, इतने सारे स्कैम होते हैं, अभी आपने फ्रॉड सुने होंगे, स्कैम सुने होंगे, उनमें भी तो ये कंसेप्ट तो होगा ना। अकाउंटेंसी तो उसी के हिसाब से हुई है ना, फिर बिजनेस क्यों फेल हुए। कंसेप्ट के हिसाब से बिहेवियर भी होना चाहिए। अगर बिहेवियर नहीं है तो अकेले कंसेप्ट का कोई फायदा नहीं। ये भी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, ये भी हमारी लर्निंग प्रोसेस में जुड़ना चाहिए। मियरली कंसेप्ट इज नॉट सफिशिएंट, द पर्पस ऑफ दैट कंसेप्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और फिर हर स्टेप पर, हर प्रिंसिपल का, हर कंसेप्ट का, हर कन्वेंशन का जब इस तरीके से लॉजिक देखने की कोशिश करेगा, तो देखिए, हमने अपने ही लगाए हुए पैसे को लायबिलिटी जब मानने लगते हैं, हम उसे जब कैपिटल मानने लगते हैं, तो लायबिलिटी मानकर हम क्या करते हैं, उसको पैसे को पर्सनल यूज में नहीं यूज करते। इसलिए जब पर्सनल यूज में करते हैं तो उसको फिर हम ड्राइंग मानते हैं। तो मानने से क्या होगा, जो लोग ड्राइंग ज़्यादा कर लेते हैं, पैसा लुटा देते हैं, मिटा देते हैं, चाहे कोई पीढ़ी हो, वो बिजनेस समाप्त हो जाते हैं। उसका इस कंसेप्ट को जीना जरूरी है। ऐसा हम अपने कॉमर्स और सारे एजुकेशन सिस्टम में भी यही है कि जो कुछ पढ़ें
उसको समझें भी और उसको जिएं भी। जीना भी जरूरी है। तो जिएंगे नहीं तो वो व्यापार फेल होगा। अगर वो सोल ट्रेडर है तो अपना पैसा मिटाएगा, अगर उसने लोन लिया है तो इन्वेस्टर का पैसा मिटाएगा, अगर वो कंपनियां हैं तो वो पब्लिक का पैसा मिटा रही हैं। जैसे जितने भी, चाहे नीरव मोदी का केस हो, चाहे दूसरी जितने भी विजय माल्या के केस हों, ये सारे के सारे पब्लिक को भी पैसा डुबो रहे हैं इन्वेस्टर का, और बैंकर्स का भी पैसा डुबो रहे हैं। तो इन सब का मतलब यह है कि उस कंसेप्ट के हिसाब से बिहेवियर नहीं है ना। कानून बनाकर जितनी कंट्रोल किया जा सकता है उतना किया जाता है। तो छात्रों को अगर इस तरीके से वो पढ़ना चालू करें, ये मैंने आप फाइनल अकाउंट्स और बाकी चीज़ों का एग्जाम्पल आपको दिया है। इस तरीके से अपनी टीचिंग में हर चैप्टर पर मेरा ध्यान कंसेप्ट को पहले समझने का होता है। और स्टूडेंट्स अगर ये आदत डालें कि पहले कंसेप्ट को हम ध्यान से समझ लें और कंसेप्ट को समझने के बाद फिर प्रोसीजर पर कंसंट्रेट करें, और फिर ये देखें कि हाउ द कंसेप्ट इज रिलेटेड विद द प्रोसीजर एंड व्हाई दिस कंसेप्ट हैज डेवलप्ड, क्यों बना था वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बताते बताते मैं अगर 12th के बच्चों से फर्स्ट ईयर में आने के बाद पूछ लेता हूं कि क्यों भाई आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है, सारे स्टूडेंट कहते हाँ हाँ साहब पढ़ा है क्लास। ये क्यों बनाया जाता है? अब ये नहीं मालूम साहब, सिलेबस में था इसलिए हमने पढ़ा। तो क्यों बनाया जाता है? अब इसके बाद फिर कुछ बच्चे आगे बता देते हैं कि सब वो 3 का फ्लो देखना पड़ता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो ये कितना पैसा आया कितना गया। तो मैं जब उनसे ये पूछता हूँ कि भाई साहब कैश अकाउंट जब बनाते हैं उसमें भी डेबिट साइड में सारे रिसीट हैं, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट हैं, व्हाई दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो ये बात उनको वहीं जब समझने के लिए कुछ, तब ये अगर देखें कि भाई क्यों ये बना, इसके पीछे कोई लॉजिक होगा। बिना लॉजिक के कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ। तो सारा कंसंट्रेशन उस लॉजिक की तरफ होना चाहिए हर चैप्टर को पढ़ते समय। अगर ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या होगा, एक तो कन्फर्मिटी आएगी कि प्रोसेस से रिलेटेड कन्फर्मिटी। गलतियां क्यों होती हैं? प्रोसेस गलत हो गया। क्यों हो गया गलत? क्योंकि कन्फर्मिटी नहीं थी। हो सकता है आपकी कलम रुक जाए पर गलत प्रोसेस पे नहीं जाएगी अगर आपने कंसेप्ट को समझा है। तो ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहें तो आप आगे ना बढ़ें, बट ये नहीं होगा कि आप गलत जगह लिख दें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये इस तरह तो लिखा ही नहीं जाएगा, इसका मतलब ये तो है ही नहीं। ये क्लैरिटी स्टूडेंट्स को हर लेवल पर आने की ज़रूरत है। और मैं तो समझता हूँ कि अकेली अकाउंटेंसी तो चूँकि मैं पढ़ाता हूँ और उसमें मैंने प्रैक्टिकली सारी प्रॉब्लम बच्चों के साथ देखी हैं, इसलिए मैं उसके एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो मैंने इनिशियल वीडियो डालना, पहला वीडियो डालने की कोशिश की है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं चैप्टर वाइज क्लैरिटी बनाऊँ। ये केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये बताने के लिए कि जो छात्र, मैं इसका प्रयोग कर चुका हूँ, करता हूँ। फ़ायदा कम बच्चों को होता है क्योंकि लंबे समय से लोग केवल प्रोसेस पर कंसंट्रेट करने वाले एजुकेशन सिस्टम में ही जी रहे हैं। बच्चों को भरोसा नहीं होता, भरोसा होने में देर। पर दूसरी एक अंतिम बात मैं इसके साथ ये वीडियो समाप्त करूँगा कि ये ज़रूर है कि जो भी कंसेप्ट, जो भी लॉजिक ढूंढने जाएं, उनके कन्फर्मेशन के लिए अगर कन्फर्मेशन एक एग्जाम्पल से हो भी जाए तो भी लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब यह है कन्फर्मेशन रोज रोज होना चाहिए। कुछ बदल तो नहीं रहा है, या कंडीशन बदलने पर कंसेप्ट में या प्रोसेस में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। तो जो बदलाव आएगा वो कंसेप्ट में नहीं आएगा, प्रोसेस, कंडीशन बदली और प्रोसेस बदलता है तो वो कंडीशन से प्रोसेस का जो लॉजिक है वो फिर समझ में आएगा, तो वो हमेशा मेमोरी में रहेगा। ये स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा है।
मैंने खुद अपनी टीचिंग जब शुरू की तब ऐसी प्रॉब्लम आई, और जब मैंने इस तरीके से शुरू किया तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक साथ बैठ के कहता हूँ कि चलिए एक साथ बैठ जाइए 50 स्टूडेंट, और कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे कॉस्ट अकाउंट का पूछिए, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूछिए, चाहे इनकम टैक्स का पूछिए, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूछिए। इनमें भी कोई पार्टनरशिप का प्रॉब्लम पूछ सकता है, कोई कंपनी अकाउंट का पूछ सकता है, कोई लिक्विडेशन का पूछ सकता है। मैं सभी को एक साथ एक ही बारे में अलग अलग चीज़ों के जवाब दे सकता हूँ, और उनको ये जोड़ देता हूँ कि ये विद्वत्ता का मामला नहीं है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये मेमोरी नहीं है, ये केवल सारे चैप्टर्स को समझते पढ़ते समय लॉजिकल जो प्रोसीजर है और कंसेप्ट है, केवल उसको समझने का मामला है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम में कभी भी कर सकता हूं, नहीं, पर उसका लॉजिक मेरे पास रहेगा, उसका कंसेप्ट ब्रीफ में है, वो डेविएशन नहीं होगा, और फिर इसके बाद हम प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं। और फिर उसको करते समय जितने भी गलतियां हमारी होंगी, उसके बाद जो करेक्शन होगा वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और बढ़ाएगा, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ये हमारे फियर को कम करेगा, ये हमारे लिए समय बचाने वाला है। फिर हमें बार बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं होगी, कंफर्म हो गया कि यही होता है और कुछ होता ही नहीं है। फिर ये स्टूडेंट्स का जो समय बचेगा, उस समय में वो दूसरी नॉलेज ले सकते हैं। वो जो बाहर खेलने और आनंद करने का वक्त ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स का, वो फिर मिलेगा, क्योंकि फिर पढ़ाई को आनंद का मामला है, पढ़ाई टेंशन का मामला नहीं है। पढ़ाई में जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को केवल फॉलो करने का मामला नहीं है, उसे समझने का मामला है। ये आदत स्टूडेंट्स डालें, कोशिश करें। हालांकि ये अवश्य है कि इस एक वीडियो से ये पूरी बात मेरी पहुंचेगी नहीं, ये मैं जानता हूं, क्योंकि वो, पर मुझे लगा कि इस माध्यम से ये बात मैं उन तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहूं कि अगर बेसिक चीज़ समझ में आ गई, और इसके बाद अगले वीडियोस और किसी तरह के और कनेक्शन से वो बात अगर छात्रों तक, जो छात्र वास्तव में इसे लेना चाहें, उन तक पहुंच गई, तो मेरा ये दावा है कि उन्हें फिर न किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी आगे की ज़रूरत पड़ेगी। ये हैबिट ही उन्हें सारे आगे आने वाले नए नॉलेज के फील्ड में एक्सपर्ट बनाएगी। करियर तो 100% बनना है, फिर उनकी यूटिलिटी देश के लिए भी होगी, दुनिया के लिए भी होगी, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी होगी, और फाइनली सोसाइटी के लिए भी होगी, क्योंकि फिर वे स्ट्रेस में नहीं, आनंद में जिएंगे, आनंद में जिएंगे। इतना ही कहकर इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।